हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3। यहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 3 बुक का देख सकते हैं। बाकी हम लोग ने पूरा जो सिलेबस है वो आईसी का हम लोग कवर कर रहे हैं, आईसीएसई का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज द रेशियो ऑफ अ रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो देखते हैं क्या सही है आंसर। सही है, मार्शल। तो मार्शल ही थे फर्स्ट इकोनॉमिक्स जिन्होंने इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है फर्स्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्वांटिटी ऊपर रहेगा, प्राइस नीचे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें मैंने पूरे टाइप्स एक साथ दिखा दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप एक साथ लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में अलग से आपसे पूछ सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है। ईडी इज इक्वल टू 0 होता है, इनइलास्टिक में ईडी इज स्मॉलर देन 1 होता है, यूनिइलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको एक जगह पे डिस्प्ले कर दिया है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको आगे दे रहा हूँ। नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये लग्जरी आइटम में देखा जाता है कि जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो ग्रेटर होता है अगर प्राइस में कोई चेंज होता है। तो क्या होगा लग्जरी आइटम में? तो लग्जरी आइटम में जो हमारा डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है कि वो डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करते हैं या फिर कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर चीज़ें इनइलास्टिक हैं तो मतलब डिमांड के बढ़ने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। लग्जरी आइटम अगर कोई ख़रीदने जा रहा है और अगर वो ज़्यादा महंगा हो जा रहा है तो लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं या फिर कुछ दिन बाद ख़रीदते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग इलास्टिक डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे देखिए असेंशियल आइटम्स के बारे में बता रहा है। तो असेंशियल आइटम्स के सिचुएशन में क्या होता है डिमांड? तो सेकंड आंसर है इनइलास्टिक डिमांड। असेंशियल आइटम्स हैं, कितने भी महंगे हो जाएं आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसका जो डिमांड होता है वो हमेशा से इनइलास्टिक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज प्राइस में भी चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आते हैं नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिस्पाइट अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं होता। क्वांटिटी डिमांडेड मेरा फिक्स होता है। ठीक है, और जो प्राइस होता है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इनफाइनाइट चेंज जब होता है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे एकदम हमें जो हमारा डिमांड है वो इनफाइनाइट तरीके से चेंज होता है। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको टाइप्स में याद करने पड़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल शेप ऑफ डिमांड कर्व इज़ इन विच सिचुएशन। तो अब शेप ऑफ डिमांड का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गए तो 5 टाइप्स के शेप भी आपको दिखेंगे। तो ये सारे शेप आप याद कर लीजिए कि वर्टिकल किस में होता है, हॉरिजॉन्टल किस में होता है। तो देखते हैं वर्टिकल किस में होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है तो उसका जो कर्व होता है डिमांड का वो वर्टिकल शेप में होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टिपर शेप ऑफ डिमांड कर्व इज़ इन विच सिचुएशन। स्टिपर शेप में क्या होता है?
सेकंड है इनइलास्टिक डिमांड। जब इनइलास्टिक डिमांड होता है तो स्टिपर शेप में आपको डिमांड कर्व दिखाई देगा। तो ये सब आप याद कर लीजिए, स्टिपर शेप, इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिइलास्टिक डिमांड। यूनिइलास्टिक डिमांड के समय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजेंटल शेप में कब होता है? तो हॉरिजेंटल शेप का सही आंसर क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो देखिए वर्टिकल का परफेक्टली इनइलास्टिक था, हॉरिजेंटल का परफेक्टली इलास्टिक है। तो ऐसे याद कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में भूलें ना। नेक्स्ट आते हैं फ्लैटर शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज इन विच सिचुएशन? फ्लैटर शेप। तो थर्ड है इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये पांचों का शेप आपको याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं, देखिए इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर। तो आपके सिलेबस में है ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो टोटल 9 फैक्टर तो मैंने एक साथ दे दिया है। अब मैंने इसके अलावा अब सारे फैक्टर्स का अलग अलग क्वेश्चन बना दिया है कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो पहला अब ये 9 फैक्टर्स पूरे याद कर लीजिए जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। अब कैसे इफ़ेक्ट करते हैं वो हम लोग आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है गुड्स ऑफ नेसेसिटीज़ नेचर सच एज फूड ग्रेन, मेडिसिन, एडिबल ऑयल एट्सेट्रा डैश डिमांड। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं उसका नेचर, नेसेसिटी नेचर के जो गुड्स होते हैं उसका डिमांड कैसा होता है? जो आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है चाहे जो हो जाए। तो उस कंडीशन में उसका डिमांड होगा इनइलास्टिक। याद रखिए, ऐसा कोई गुड जो आपको प्राइस से मतलब ही नहीं, आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है, वो आपका इनइलास्टिक होगा। नेक्स्ट आते हैं डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स मे बी अवॉइडेड इफ़ द प्राइस राइज। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो अब ये किस में आएगा? इलास्टिक, इनइलास्टिक? तो सही आंसर है इलास्टिक। जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसको हम बाद में ख़रीद सकते हैं, ऐसे सारे गुड्स हमारे इलास्टिक में ही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इफ़ एनी क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक टी एंड कॉफ़ी इज़ अवेलेबल इन सच केस डिमांड इज़। अब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है, जैसे आप गए मार्केट में टी ख़रीदने, टी महंगा था, आपने कॉफ़ी ख़रीद लिया, तो इस कंडीशन में अब डिमांड को क्या बोलेंगे? तो कम्पटिटिव गुड्स हो गया ना यहाँ पे। अब आप सोचिए टी ख़रीदने के लिए टी महंगा था, कॉफ़ी ख़रीद लिए, तो यहाँ पे इलास्टिक होगा इनइलास्टिक होगा? तो सही आंसर है इलास्टिक। क्यों? क्योंकि हमने उसको पोस्टपोन कर दिया ना। ऐसे समझिए टी ख़रीदना था, टी पोस्टपोन कर दिया, उसके जगह कॉफ़ी ख़रीद लिया, तो टी तो गया, तो इसीलिए टी का डिमांड इलास्टिक हो गया। तो मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंडीशन में जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है। तो ऐसे याद रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेटर द नंबर ऑफ द यूज़ ऑफ द कमोडिटी लाइक मिल्क, कोल एक्सेट्रा द डिमांड विल बी। अब कोई ऐसा गुड्स है जिसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे मिल्क है, मिल्क से चीज़ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे उसकी डिमांड क्या होगी? आप सोचिए ऐसे गुड्स में अब उसकी डिमांड क्या होगी? तो ऐसे कंडीशन पे डिमांड होगी इलास्टिक। क्यों इलास्टिक होगी? अब आपको होगी सर मिल्क तो जो है वो नेसेसिटी में आता है। देखो नेसेसिटी में मिल्क आता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे हम लोग जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि सेवरल यूज़ को लेके हम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखिए नंबर ऑफ़ यूज़ लिखा हुआ है ना ऊपर, तो नंबर ऑफ़ यूज़ लिखा हुआ है, तो अगर मिल्क का दाम बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? अपने यूज़ेस को कम कर देते हैं। जैसे अगर हम मिठाई बना रहे हैं और उसका बटर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मिठाई कम बनाएंगे, बटर कम बनाएंगे, ठीक है, तो उसके डिमांड पे असर आने वाला है। तो इसीलिए इसका सही आंसर इलास्टिक है। वैसे ही कोल है, कोल का दाम बढ़ा तो ऐसा नहीं है कोल हम यूज़ करना बंद कर दें। सेवरल यूजेस हैं, 10 जगह यूज़ करते हैं, अब 4 जगह यूज़ करेंगे, दाम बढ़ गया तो, ठीक है, तो कम हुआ ना, इसीलिए हम इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जहाँ भी सेवरल यूजेस आएगा उसका आंसर आपका इलास्टिक डिमांड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिमांड इन सच केस द डिमांड विल बी। अब अगर पोस्टपोन करने का ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी चीज़ पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी चलो नहीं खरीदते हैं, कुछ दिन बाद खरीदते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे?
जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर आपका होगा इलास्टिक। इलास्टिक में पोस्टपोन वाला होता है कि चलो अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, अभी महंगा है बाद में खरीद लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग स्मॉल पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन एनी गुड्स एंड दैट पर्टिकुलर गुड्स प्राइस इंक्रीजेज दैन डिमांड विल बी। अब कंज्यूमर का इनकम है 1 लाख रुपीज़ और कोई भी गुड्स पे वो 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो अगर वो सामान 100 से 200 हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक इन इलास्टिक? सोचिए। तो सही आंसर है इन इलास्टिक। क्यों? क्योंकि छोटा सा अमाउंट खर्च हो रहा है ना, इसलिए वो सोचेगा नहीं, वो खर्च कर देगा, वो पोस्टपोन नहीं करेगा। भाई 1 लाख कमा रहा है, 100 का सामान 200 का वो खरीद लेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सामान थोड़ा सा तो खरीदना ही पड़ता है। अब मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स अगर 1 रुपीज़ का है वो 5 रुपीज़ का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना लोग खरीदना बंद कर देंगे या फिर कम खरीदेंगे, उनको जितना यूज़ है उतना खरीदेंगे। सॉल्ट है, तो ये सब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लगता है सब चीज़ों में ख़रीदने में, तो इसका दाम बढ़ भी जाएगा तब भी लोग इसको उसी प्राइस पे ख़रीद लेंगे, इसीलिए इसका सही आंसर इनइलास्टिक है। नेक्स्ट है, इफ़ द गुड्स बिकम हैबिचुअल टू द कस्टमर लाइक सिगरेट वाइन द डिमांड ऑफ गुड्स विल बी। अब आप समझ सकते हो हैबिचुअल वर्ड यूज़ कर रहा है, किसी चीज़ की हैबिट लग गई है, सिगरेट की, वाइन की, ये सब भाई बुरी चीज़ें हैं, अगर इसकी हैबिट लग जाती है तो छूटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब उस कंडीशन में उसका डिमांड क्या है, सोचिए। पोस्टपोन कर नहीं सकते, तो सही आंसर है इनइलास्टिक। उसको ख़रीदना ही खरीदना चाहिए, कितना ही महंगा हो जाए लोग खरीदेंगे उसको। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ होगा इट हर गया, इफ़ द टाइम पीरियड इज़ लॉन्ग इन सच केस द कंज्यूमर कैन चेंज हिज डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ख़रीदने के लिए हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हैं और वो सामान महंगा हो गया, तो अब क्या करेगा कंज्यूमर दूसरा कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा। ठीक है, तो ऐसे जब अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का गैप होता है तो उस कंडीशन में जो डिमांड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक। ये देखिए यहाँ पे गलती से इनइलास्टिक आ गया, इसका आंसर इलास्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो अपने गुड्स के प्रेफरेंसेस को चेंज कर देता है, दूसरे गुड्स खरीद लेता है, तो इसका सही आंसर इलास्टिक होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है उस डिमांड को पोस्टपोन कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।